गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट्स का लेके आज आपके सामने हूँ। लेक्चर 1 में आपने डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं, माइनर, कोफैक्टर, इतनी चीज़ आपने सीख ली थी। आज उसके आगे की जो डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ते हैं उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या है और प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डिटर्मिनेंट में लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि समझ में सब कुछ आता है, प्रॉपर्टी सब कुछ समझ में आ जाती है, मगर जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वो लोग एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर पाते हैं कि कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया जाए। तो पहला काम, हम आपको सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे कि प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हैं उनको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कैसे करना है चीज़ों में और अप्लाई कैसे करना है। ये दोनों बातें हम वहां पर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए बेटा, तो आज का जो मेन मोटिव जैसे हमने आपको बता दिया क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपको सिखानी है हमको सारी की सारी, कैसे कैसे इसका यूज करना है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने कहा हम पढ़ तो रहे हैं बट अप्लाई कहां करना है, मतलब डिटर्मिनेंट का जनरल लाइफ में या जनरल मैथमेटिक्स में यूज कहां होता है, ये चीज आपको सीखनी है। तो उसके लिए हमने एक सेक्शन ले रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको याद होगा कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा जाता था तो उस चीज को हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में रट लेते थे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उसी चीज को कंसाइज वे में समझने के लिए हमने आज इस डिटर्मिनेंट का यूज किया है। आपको दिखाएंगे कि उससे कितनी आसानी से आप चीजों को यूज कर लेते हैं। तीसरा बेटा, हमारा जो काम करने का तरीका है, मतलब हमारा जो क्वेश्चंस कराने का तरीका है, उसके 3 फॉर्मेट है बेटा। एक है CPQ, एक है HPQ और एक है DPQ। CPQ वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। HPQ वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप क्लास डिस्कशन के बाद अपने आप ट्राई करेंगे। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसके बेसिस पे आप करके देखेंगे चीजों को कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तीसरा होता है DPQ। डीपीक्यू सेक्शन में आपको बेटा डिफिकल्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उसके बेसिस पे आप चीजों को और कितने टफ ढंग से भी डील कर पा रहे हो। मतलब कि सिर्फ अप्लाई करना या बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहां पर यह है कि जब आपको सिखा दे तो फिर इतना सिखा दें कि आप किसी भी लेवल पे जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक सेक्शन और आता है, वो आगे का है, इसको हमने ऐड नहीं किया है, उसका नाम है EAQ। मतलब इसमें हम आपके वो क्वेश्चन भी रखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके बोर्ड स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे, यानी एकेडमिक लेवल भी रहेगा, और साथ साथ आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो भी रहेगा। तो हम दोनों सेक्शन इसमें कवर करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा वो आपका कॉम्पिटिटिव के लिए हो जाएगा, और सब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा वो आपका बोर्ड के लिए हो जाएगा। और जो लोअर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव में लोअर कैटेगरी होगा, वो आपका बोर्ड एकेडमिक पोर्शन का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपके में आना है उसमें कवर हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न है काम करने का। हमने EAQ अभी इसलिए नहीं ऐड किया, तो पहले आप पढ़ लीजिए, जब सारा सेक्शन पढ़ लेंगे तो आखिरी लेक्चर पे हम लोग उस चीज का यूज करेंगे। तो अभी जो आज आपको स्टार्ट करना है वो लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट है। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। आपने कहा पहली प्रॉपर्टी, हमने यहां पे जो मेंशन कर रखा है पहले आप उसे देख लीजिए, हम उस चीज को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, बाकी फिर इसमें जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हम आपको देते हैं। इफ द रो बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू चेंज द रो, then the value of determinant remains unaltered if the corresponding row and corresponding columns are interchanged, like A is equal to A dash। A dash का मतलब ट्रांसपोज है बेटा, यहां पर ये ट्रांसपोज है बेटा। आपने कहा मीनिंग क्या है, इतना आपने कहानी बता दी, सब कुछ बता दी, रीजन भी दे दिया है, बट वो चीज हमारे दिमाग में नहीं बैठी जो हमको दिखनी चाहिए। तो एक सिंपल सा हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इसका आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कैसे इसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बेटा आपकी एक डिटर्मिनेंट A है। आपने कल सीखा था कि डिटर्मिनेंट को या तो रो के अबाउट एक्सपेंड करो या तो कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आपने कहा अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो A सबसे पहले आएगा, फिर उसका माइनर M11, फिर माइनस B आएगा, फिर उसका माइनर M12, फिर C आएगा, उसका माइनर M13। यह आपका पैटर्न बनेगा। हमने कहा अगर हम यहां पर A ट्रांसपोज कर दें,
ये कर दिया बेटा हमने। अब आप एक बात बताओ, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होती है बेटा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर रो आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है तो आपने जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था तो आपने बोला था रो के अबाउट एक्सपेंड करो, और हम ट्रांसपोज में अगर आपसे कहते कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, आपने कहा कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, तो वही बात हो गई, क्योंकि जो वहां पे रो थी वो यहां पे कॉलम है। तो आपने कहा अगर हम रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट तो वही रहेगी, और डिटर्मिनेंट वही रहेगी तो आंसर भी वही निकल के आएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारी रो ही कॉलम के अबाउट एक्सपेंड हो जाती, रो ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्सपेंशन में हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इस हिसाब से जो हमारा लॉजिक था ए और ए ट्रांसपोज आपस में सेम होता है, वो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ये सीख लिया कि ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जब आगे हम बढ़ेंगे तो उन प्रॉपर्टीज में इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक्सप्लेनेशन हमको देना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे जब चीजें आपके सामने आए तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे इन चीजों का यूज करना था हमको। अगला है बेटा, इफ एनी टू रोज और द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब कहने का यह है बेटा, अगर आप एक रो को एक रो से, ध्यान से समझिएगा पूरी मेरी बात, क्योंकि वर्डिंग्स जो हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। होता क्या है कि हम बोल जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। रो को इंटरचेंज करना है रो से, कॉलम को इंटरचेंज करना है कॉलम से। मतलब कहने का है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा जिसकी वैल्यू है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, हमने इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया तो हमारी ये वैल्यू निकल के आई। आपने कहा ठीक है ये तो हमको आता है। अब हमारा कहना है कि अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दें, कॉलम 1 कॉलम 3 इंटरचेंज, तो आपने कहा ये बन जाएगी। आपने कहा एक्सपेंड अगेन, हमने कहा एक्सपेंड अगेन, कर दिया हमने इसको एक्सपेंड बेटा। एक्सपेंड करने के बाद इसको जब हमने वापस रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट बन रही है वो ओरिजिनल वाली की जो वैल्यू थी उसका माइनस टाइम्स आ गई है। हमने सॉल्विंग आपको करके दिखा दी है, बाकी जो बीच का पार्ट है वो आपका है। आपको क्या करना है बेटा, इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद a1 वाले एक साथ, b1 वाले एक, a2 वाले एक साथ और a3 वाले एक साथ आपको ले लेना है। a1 b1 c1 एक साथ और बाकी सब कॉमन ले लिया आपने। जो वैल्यू बनी वो इसका नेगेटिव आ गया, और इसका नेगेटिव आ गया तो आपने कहा जो भी डिटर्मिनेंट आपने ली थी ओरिजिनल वाली उसका नेगेटिव आ गई है। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर जो कॉलम आपको इंटरचेंजिंग करेंगे या रो को रो से इंटरचेंजिंग करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी वो अपने वाले का नेगेटिव आ जाएगी। मतलब जो हमारी नई वाली डिटर्मिनेंट बनी थी वो ओरिजिनल वाले का माइनस टाइम्स आ गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप इंटरचेंजिंग का यूज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा। आपने कहा सर एक इंटरचेंजिंग तो ठीक है, दो इंटरचेंजिंग हो गई तो, हमने कहा लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप एक इंटरचेंज करते हैं एक माइनस साइन आएगा, दो इंटरचेंज करेंगे दो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का मतलब वो वापस प्लस हो जाएगा। मतलब जितने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होंगे उसमें उसकी वैल्यू सेम रहेगी, और जितने ऑड नंबर्स ऑफ इंटरचेंज होंगे उसमें उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इवन नंबर में आपकी सेम रहेगी और ऑड नंबर में आपकी चेंज हो जाएगी। तो जब भी आपके सामने आए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे इसका यूज करना है। सपोज कर दे वो कहते हैं 99 बार इंटरचेंज किया गया। अब आपने कहा क्या हम 99 बार करते रहेंगे, तो आपने कहा कॉमन सेंस, 99 इज अ ऑड नंबर। अगर 99 ऑड है तो आपने कहा ऑड के लिए माइनस साइन निकल के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, if the each element of row of column determinant is 0 then the value of determinant is 0। मतलब कोई पर्टिकुलरली रो या कोई पर्टिकुलरली कॉलम अगर आपका 0 हो जाएगा तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है। तो आपने कहा कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, हमने कहा देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर फर्स्ट रो आपकी 0 हो गई, आपने कहा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर लो। आपने कहा हम तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। हमने कहा अगर आप फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट होगा 0। आपने कहा जब 0 को कट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा b2 c2 b3 c3, ये बन गया बेटा। फिर अगला एलिमेंट भी है -0। आपने कहा -0 के बाद आ जाएगा a2 a3 c2 c3। फिर आपने कहा +0, आपने कहा इसमें आ जाएगा a2
B2 A3 और B3। अब आप खुद देखो, अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, अगर बाहर जीरो लगा हुआ है तो आपने कहा ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, द वैल्यू इज जीरो। तो प्रॉपर्टी हमारी बन गई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, या तो रो का या तो कॉलम का, अगर पूरा पूरा जीरो है, मतलब तीनों एलिमेंट जीरो हैं, या तो रो या तो कॉलम, कोई भी रो कोई भी कॉलम, अगर पूरा पूरा जीरो है तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि आपने कहा कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो है तो सीधे सीधे आंसर जीरो हो जाएगा, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दैट इज द प्रॉपर्टी, आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। अगला बेटा, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू इज जीरो। आपने कहा क्या मतलब है इसका? हमने कहा जैसे आपके सामने एक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 B1 C1 अगेन, दो डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो गई, मतलब सॉरी दो रो आइडेंटिकल हो गई। तो इसने कहा है कि दो रो आइडेंटिकल होने से हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी। आपने कहा हम ऐसे कैसे मान लें आपकी बात? हमने कहा जो हमने आपको प्रॉपर्टी अभी शुरुआत में सिखाई थी उसका हम यूज करना आपको सिखाते हैं। सपोज करो बेटा इस डिटर्मिनेंट का नाम डेल्टा है, ये डेल्टा हमने माना। हमने आपसे कहा कि आप फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट रो थर्ड की जगह आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट की जगह आ जाए। अगर थर्ड रो फर्स्ट की जगह आ जाए, फर्स्ट रो थर्ड की जगह आ जाएगी, तो आपने कहा ऐसा इंटरचेंज करने से, आपने कहा या फिर कॉलम वन को कॉलम थ्री से, जैसे आपने पीछे किया था, या तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दो या कॉलम वन को कॉलम थ्री से इंटरचेंज कर दो। तो आपने कहा जब आपने ऐसा किया, जैसे हमने यहां पे बेटा रीजन में क्या दिया है, C1 एंड C3, तो हम उसी का यूज करके आपको दिखा रहे हैं। या तो ऐसे देख लो बेटा, एक तरीका ये है, और जैसे हमने बोला R1 एंड R3 आर इंटरचेंज, R1 एंड R3, आपने कहा R1 R3 को इंटरचेंज करेंगे। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान रहेगा कंपैरेटिवली इस वाले के, इसमें आपको एक दो स्टेप और समझाने पड़ेंगे, बट इस वाले को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, आपने R1 को R3 से इंटरचेंज किया है, तो आपने कहा अभी आपने देखा था R1 को R3 से इंटरचेंज करने पर एक माइनस साइन आपका बाहर आया था, ठीक है। तो R1 को R3 से इंटरचेंज करने पे हम यहां से सीधे यहां जंप कराए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। आपने कहा R1 को R3 से इंटरचेंज कराने पर एक माइनस साइन आएगा क्योंकि आपने एक इंटरचेंज कराया है। तो आपने कहा ये का नाम रखा था हमने डेल्टा, आपने कहा ये भी तो यही बन रहा है, तो अब अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा। अब आप देखिए, इसका नाम था डेल्टा और यही इसके इक्वल आया और उसकी वैल्यू है माइनस डेल्टा, यानी वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। इस डेल्टा को शिफ्ट कर दो इधर, मतलब जब वैल्यू ऑफ डेल्टा इज जीरो। अगर डिटर्मिनेंट में एक रो को एक रो से इंटरचेंज करते हैं या एक कॉलम को एक कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन पार्ट में दिखाया और हमने कहा कि अगर इस तरह से इसको हम करते हैं तो एक माइनस साइन निकलेगा जिसके कारण इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा आ जाएगी और सॉल्व करने पर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये पार्ट समझाना पड़ेगा। अगला बेटा, इफ any number is multiplied to any row or any column of the determinant, if each of the elements of one row or a column of a determinant is multiplied by k, then the new determinant is k times the original determinant। थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट है, उसने ऐसी प्रॉपर्टी बोली, आपने रट लिया, सारी बात अच्छी है अपनी, बट अगर हम आपको एक प्रैक्टिकली चीज समझाएं सिंपल मैथ से इस बात को, तो शायद आप बहुत इजीली मेरी बात को समझ लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम आपसे कहें 2 इंटू 3 इंटू 2, जैसे ये लिखा हुआ है, आपने कहा अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो आपने कहा हमारा जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। आपने कहा ठीक भाई, ये बात समझ में आती है, 12 आएगा।
बट ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं है बेटा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा तो है नहीं बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो। आपने कहा इन दोनों में से कोई भी चीज का यूज करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो और इस वाले पार्ट में अप्लाई करो। आपने बोला है ईच नंबर ऑफ द वन रो इज मल्टीप्लाइड बाय के। अगर किसी रो के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपने कहा इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 का मल्टीप्लिकेशन या तो 3 से कर दो या तो 2 से कर दो, तब आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। इस बात को समझते हुए अगर हम यहां पे आपको लेके जाए तो आप मेरी बात सोच के देखो, अगर आपने के से मल्टीप्लाई किया है रो 1 को, अगर रो 1 को आपने के से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा कहना है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो के सब में आ जाएगा। के सब में आने का मतलब है कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी उसका मल्टीप्लाई भी के से हो गया है। मतलब जब डिटर्मिनेंट में कोई चीज मल्टीप्लाई की जाती है बेटा, तो या तो वो एक रो में जाती है, अब इस बात को अच्छे से समझना, अगर डिटर्मिनेंट में कोई चीज मल्टीप्लाई की जाती है तो या तो वो एक रो में जाती है या तो एक कॉलम में जाती, डिपेंड करता है किस पे तुमको ले जाना है। फर्स्ट रो में ले जाओ, सेकंड रो में ले जाओ, थर्ड रो में, किसी भी एक में ले जाओ, बट उसमें चेंजेस नहीं होता है, वो एक ही रो या एक ही कॉलम में जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन भी करना है, मतलब इस बात को ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट वर्ड का मतलब है जब भी तुम काम करोगे तो या तो वो एक रो में जाएगी या तो वो एक कॉलम में जाएगी, एक ही में चलेगी, डिफरेंट में नहीं चलेगी। मतलब ये नहीं हो सकता है कि सब में बांट दी या इस टाइप से कर दी, जो भी काम होगा डिटर्मिनेंट में वो एक ही में होगा। अगर आपने के से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर दिया तो एट द सेम इंस्टेंट आप सेकंड और थर्ड का यूज नहीं करेंगे, सिंपली जैसे एक्सपेंड करते थे एक्सपेंड कर देंगे। कुल मिलाकर अगर सपोज करो जैसे आपने कहा हमने एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई किया, आपने कहा अगर हमने एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई किया, अगर हम मान लो 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, एक लैम्डा ले ले, एक डेल्टा ले ले और एक म्यू ले ले, और आपने कहा हमको इस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है, ये बेटा, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस, हमारी चॉइस क्या है, हम क्या चाहते हैं, लैम्डा फर्स्ट कॉलम में चला जाए या फर्स्ट रो में चला जाए, डेल्टा फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो में, सेकंड रो या सेकंड कॉलम में चला जाए, म्यू थर्ड रो या थर्ड कॉलम में चला जाए, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट हो। तीनों चीजें एक ही रो में चली जाए, 2 चीजें एक में चली जाए, एक चीज एक में चली जाए, ठीक है। इसी बात को हम आपको करके दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, म्यू A2, म्यू B2 और म्यू C2, डेल्टा A3, डेल्टा B3, डेल्टा C3। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर लैम्डा म्यू डेल्टा आपके सामने हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस, हम क्या रिक्वायर्ड है हमको उस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, लैम्डा को फर्स्ट रो में ले गए हैं, म्यू को सेकंड रो में ले गए हैं और डेल्टा को थर्ड रो में ले गए हैं। हो सकता है लैम्डा म्यू एक साथ ले जाने में फायदा हो सकता है तीनों को एक साथ ले जाने में फायदा हो, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप इस चीज का कैसे यूज करते हैं। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस हम आपको बता दें और उसके थ्रू एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दें जिसका काफी क्वेश्चंस काफी बार पूछा भी गया है। आपने कहा था मैट्रिक्स, जब आपने हमको बताई थी तो आपने हमको समझाया था कि मैट्रिक्स में जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट में होता है। हम आपको एक साइड में देखिए समझाते हैं इस चीज को अलग से। जैसे बेटा ये है, अगर इस मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई आपको करना है तो ये जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में होता था वो ऐसे होता था बेटा, ये हो गया बेटा। जब डिटर्मिनेंट में आपने इसकी बात की तो डिटर्मिनेंट में ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो या तो एक रो या तो एक कॉलम में होता है।
तो अब हमारा कहना यह है कि सपोज करो कोई मैट्रिक्स आपको गिवन थी A, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन थी A जिसमें आपको K से मल्टीप्लाई करना था। तो आपने कहा अगर आपको मैट्रिक्स गिवन थी A और आपको K से मल्टीप्लाई करना था तो वो मल्टीप्लाई ये हो गया। अब इसका बनाना है डिटर्मिनेंट, अब इसका बनाना है डिटर्मिनेंट। तो जब आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट की कंडीशन होती है कि जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो या तो एक रो या तो एक कॉलम में होती है। तो हमारा कहना है कि यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेंगे तो वो जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो जाएगी तो जितनी रो होंगी उतनी बार कॉमन आएगा। जैसे आपने कहा बेटा ये 2x2 की है, तो 2x2 का मतलब हो गया कि हमारे पास 2 रो हैं। अगर हमारे पास 2 रो हैं तो k को जब हम कॉमन लेंगे तो वो k 2 बार कॉमन आ जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम कहें तो डिटर्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये k स्क्वायर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट में ये a b c d, मतलब इस मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू बोली जाए तो वो a b c d बनती और ये उसका k स्क्वायर टाइम्स आ गया। अगर ये उसका k स्क्वायर टाइम्स आ गया तो आपने कहा इसका मतलब जितनी रो थी जब हमने मल्टीप्लाई किया था k का तो सबसे हो गया था, और जब हमने कॉमन लिया तो जितनी रो थी उतनी बार कॉमन आ गया। 3 रो होती 3 बार कॉमन हो जाता, 4 रो होती 4 बार कॉमन हो जाता, 5 रो होती 5 बार कॉमन हो जाता, n रो होती n बार कॉमन हो जाता। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर डिफाइन किया है बेटा, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितनी बार आपके पास k आएगा उतनी बार आप कॉमन लोगे और उतनी बार कॉमन लेने में आपकी पावर उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम यहां पर n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात करते हैं तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में हमारा k जो होगा वो n बार बाहर निकल आएगा। इसलिए जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट प्रॉपर्टी। जैसा कि पिछले वाले में अभी कहानी पूरी क्लियर कर ही चुके हैं कि डिटर्मिनेंट में जब जो भी काम किया जाता है वो या तो एक रो या तो एक कॉलम में किया जाता है। तो जैसे इसमें देखा जाए तो बेटा इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अलग से ऐड है। तो जब आप स्प्लिट करेंगे तो एट द सेम इंस्टेंट सेकेंड और थर्ड रो में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। जब आप स्प्लिट करेंगे तो एट द सेम इंस्टेंट सेकंड और थर्ड में कोई भी रो में चेंजिंग नहीं होगी। मतलब कहने का है फर्स्ट रो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी और सेकंड और थर्ड रो जो है वो एज सच रहेगी। मतलब कहने का जब आपने इसको स्प्लिट किया बेटा तो A1 B1 C1 और बाकी दोनों सेम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बाकी दोनों सेम। तो मतलब कि जब आपने स्प्लिट किया तो ये 2 डिटर्मिनेंट बन जाती हैं जिसमें जिस रो को आपने स्प्लिट किया होता है उसी में चेंज होता है, बाकी दोनों की दोनों सेम रहती है। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिट प्रॉपर्टी। नॉर्मली आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का लीस्ट यूज किया जाता है, हम इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, इससे हम बहुत छोटे मतलब बहुत कम स्टेप में सॉल्व कर ले जाएंगे। जबकि आप बुक्स वगैरह में सॉल्यूशन देखोगे तो वो काफी लंबा क्वेश्चन को खींचते हैं, वो इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अभी तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसी बात है आपकी, हमने मान ली है। और रही प्रूफ की बात तो हमने एक्सपेंड करके अलग करके दिखा भी दिया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमको ये नहीं आता कि कैसे प्रूफ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करिए, वहां पर प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अगली बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7। इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली में जितना भी हमने पीछे आपको पढ़ाया है उसका हमने यूज किया है। पहले आप इस बात को समझ लो क्या है प्रॉपर्टी, उसके बाद हम आपको डायरेक्टली अप्लाई करना सिखाते हैं। बट ये रेक्टिफिकेशन हम बता जरूर दे रहे हैं, बट जब हम अप्लाई करवाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि देखो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। आपको प्रॉपर्टी रटने की भी जरूरत नहीं है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, रो और कॉलम, लाइन का मतलब आइदर रो और कॉलम, of a determinant be added to the equimultiples of corresponding element of one or more parallel lines, then the determinant remains unaltered। कहने का मतलब है अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, उस डिटर्मिनेंट में आप रो या कॉलम का इक्वल मल्टीपल, आपने कहा इक्वल मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, आपने कहा इक्वल मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि सेकंड रो पे हमने सबका एल का मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड वाली रो में हमने सबका एम का मल्टीप्लाई कर दिया। जो डिटर्मिनेंट हमने ओरिजिनली ले रखी थी ये वही है, सेकंड रो में सबका एल का मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो में हमने एम का मल्टीप्लाई करके हमने कॉलम 1 में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी, हमारा कहना है उसका ओरिजिनल वाले से कोई चेंज नहीं होगा। जो डेल्टा हमने आपको पहले लेके दिया हुआ था ये अभी भी वही है। डेल्टा ये बेटा डिफाइंड है पहले से, मतलब हम वही लेके चल रहे हैं, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। A1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात है, अगर सपोज करो हम डेल्टा ये यूज कर दे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, तो जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसका एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करने पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने कहा अगर डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करते हैं तो आपने कहा ये वैल्यू वही की वही रहेगी, इसलिए हमने कहा चाहे तो इसे मान लो चाहे तो इसे मान लो। फिलहाल हमने इसका यूज किया इस वाले पार्ट में। अगर हम आपसे कहें इस वाले सेक्शन में C1 में C1 प्लस LC2 प्लस MC3 कर दिया जाए, मतलब कॉलम 2 में L का मल्टीप्लाई करके और कॉलम 3 में M का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया, तो इनका कहना है कि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। आपने कहा अगर ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो हमारा कंसर्न है कि अब जो डिटर्मिनेंट निकलनी चाहिए वो वापस पहली वाली निकल के आ जानी चाहिए। तो आपने कहा अभी तो हमने सीखा स्प्लिट प्रॉपर्टी, अगर हमने अभी सीखा स्प्लिट प्रॉपर्टी तो अगर इसी स्प्लिट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए तो देखिए हमने स्प्लिट कर दिया 3 डिटर्मिनेंट्स में। अगर स्प्लिट कर दिया 3 डिटर्मिनेंट्स में तो आपने कहा जो भी चेंज होगा वो फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रिमेन सेम रहेंगे सारे के सारे में। आपने कहा ऐसा करने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट बनी वो ये बन गई। अब आप खुद सोच के देखो, अगर सेकंड वाली डिटर्मिनेंट में L कॉमन ले लिया जाए तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0। थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में अगर M कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0। तो आपने कहा ये भी 0, ये भी 0 और ये जो बचा यही हमारा आंसर। तो आप चेक करिए ये वही है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, यानी जो इसकी वैल्यू है वो अगेन डेल्टा के इक्वल निकल के आ गई है। यानी कि इक्वी मल्टीपल्स को अगर ऐड कर दिया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप इसका यूज करना सीखिएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो आपकी 7th प्रॉपर्टी है, मतलब मैक्सिमम यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड 5 स्टार प्रॉपर्टी, ठीक है ना बेटा, कि सबसे ज्यादा यूज जो करेंगे हम वो इसी का करेंगे। इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम आपको इंटरप्रिटेट करें तो हमारा कहना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को किसी भी रो में या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में कितने भी टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम बेटा ये प्रॉपर्टी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो है हमारी कि ये मतलब नई प्रॉपर्टी है, मतलब एज सच बुक्स में दी भी नहीं होती है बेटा ये प्रॉपर्टी, बट ये है कि फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप नॉर्मल इसको तरीके से समझोगे तो समझ में आ भी जाएगा। जैसे बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हमसे कहती थी कि अगर सपोज करो क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमारी वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, दैट मींस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट कहती है कि अगर आप x इज इक्वल टू a रखते हो और डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी 0 हो जाती है तो वो x माइनस a उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। जितनी रो या जितनी कॉलम में ये रखने पर 0 हो जाएगी उतनी बार ये हमारा कॉमन आ जाएगा। आपको इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बेटा हमने एक एग्जांपल लिया है, एक डिटर्मिनेंट हमने आपको दी। अब आप सोच के देखिए, अगर हम फर्स्ट रो में x के प्लेस पे 2 रख दें, अगर हम फर्स्ट रो में x के प्लेस पे 2 रख देंगे तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा। आप देखिए 2 4 8 2 4 8 दोनों सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है। इसका मतलब जो x माइनस 2 होगा वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, यानी इसके आंसर में x माइनस 2 का एक मल्टीपल आएगा। तो यही वर्ड हमने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। जितना बेटा आपने सीखा अभी तक प्रॉपर्टीज में उसके रिगार्डिंग अब एप्लीकेशन की बारी है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन प्रॉपर्टीज के थ्रू। जैसे आपके सामने बेटा हमने 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, हमको कहा गया है कि प्रॉपर्टीज के थ्रू इन क्वेश्चंस को आप हमें सॉल्व करके दिखाइए। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने कहा पहले क्वेश्चंस में हमको देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट कॉलम में से हम 7 कॉमन ले लें। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को बेटा, फर्स्ट कॉलम में से 7 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अगर आपने कहा फर्स्ट कॉलम में से 7 अगर हम कॉमन लेंगे तो आपने कहा था प्रॉपर्टी की थी कि जो भी चीज कॉमन लेते हैं वो या तो एक रो या तो एक कॉलम में होती है। तो अगर फर्स्ट वाले में से बेटा 7 कॉमन लेते हैं,
6 4 2 1 7 3 6 4 2। जैसे ही आपने ऐसा किया, आपने कहा हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो गया, और प्रॉपर्टी कहती है कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो नेट वैल्यू इज 0। दैट्स इट क्वेश्चन। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है तो प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड बेटा, आपने कहा सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और बेटर वे में देखें तो -2 कॉमन ले लें तो और फायदा हो जाएगा, नहीं तो हमको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट कॉलम में से आप -2 कॉमन लीजिए, तो अगर आप -2 कॉमन लेते हैं तो -3 -1 एंड 5 3 1 -3 -1 5 2 2 2 काम खत्म। आपके सामने पूरा प्रेजेंट है, 2 कॉलम सेम हो गए, आपने कहा नेट आंसर 0। तो प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करते हुए हम इन चीजों को ऐसे डील कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज बस अच्छे से आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, उसको अप्लाई कैसे करना है, डेट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपको एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है कि हमें इस चीज को कैसे बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन भी कर दीजिएगा कि इफ 2 कॉलम्स आर सेम देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। देखो बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपने कहा ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 1 1 1 ABC B प्लस C C प्लस A प्लस B। हमसे कहा गया है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप हमको बताइए। तो आपको याद होगा अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो कितने भी टाइम्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार, किसी भी रो को किसी भी रो में, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कितने भी टाइम्स करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, और हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। इसी चीज को अप्लाई करते हुए अगर हम आपसे कहें इस क्वेश्चन में आप कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दीजिए, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए। तो आपने कहा जब आपने ऐसा किया तो आपकी डिटरमिनेंट ये बन गई। ये बना बेटा, और इसको बनाने के बाद आपने कहा अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड वाले कॉलम में हमारा A प्लस B प्लस C पूरे में कॉमन आ रहा है। भाई आपने कहा था जो भी चीज मल्टीप्लाई या कॉमन ली जाती है वो एक रो या कॉलम से होती है। तो अगर हम आपसे कहें देखिए बेटा, ऐसा करने से जो हमारे पास आ गया उससे हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है उसमें 2 रो और 2 कॉलम सेम आ गई है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो आप बस वही देख रहे हैं कि जितना हमने पढ़ा हम उस चीज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस आपको ये समझना होता है कि कैसे उसको करना होता है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझ लीजिए कि ये चीज मेंशन करना जरूरी है। पेपर में आप ये बात लिखेंगे तब एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने सोचा क्या था। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी कि आपने उसको क्या समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं बस अपने मन में कर लिया, आपने मेंशन ही नहीं किया तो वो कैसे समझेगा आपने क्या किया है। उसके समझ में तभी आएगा जब आप अपनी चीज को फाइनलाइज करेंगे कि हमने ये चीज ऐसे सोची थी और हमने यहां पर लिख दिया। लिखने के बाद जैसे ही आप बताएंगे यहां पे प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए कि 2 कॉलम्स आर सेम, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दिस इज बेटा स्प्लिट प्रॉपर्टी, जो हमने स्प्लिट आपको समझाई थी। स्प्लिट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आपने कहा अगर इसको हम स्प्लिट की फॉर्म में 2 फॉर्म में ब्रेक कर दें, आपने कहा यहां हो जाएगा 3x 4x 5x, बाकी बेटा दोनों सेम 2x x 3x 4x 3x 6x, इधर वाला बेटा y 3y 6y 2x 3x
4x, x 3x 6x। आपने कहा जो x है वो फर्स्ट रो में भी कॉमन है, सेकंड में भी कॉमन है, थर्ड में भी कॉमन है, तो यहां पे आ गया बेटा x क्यूब। इस वाले में बेटा पहले कॉलम में y कॉमन, बाद में x और x। वन 3 6 2 3 4 1 3 6। सेकेंड वाली डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी बेटा, बिकॉज थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगर सेम है तो बेटा आपने कहा ये सेक्शन पूरा जीरो हो गया, हमारे पास सिर्फ ये सेक्शन बचा। तो अगर हमारे पास ये सेक्शन बचा तो इसको हम बेटा अलग से यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। आपने बोला बाहर हमारे पास है एक्स क्यूब और ये आ जाएगा 3 2 1 4 3 3 5 4 6। अब बोलने को तो हम बोल सकते हैं आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए और एक्सपेंड करके सीधे सीधे आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, मगर जब इस वर्डिंग का यूज किया जाता है विदाउट एक्सपेंडिंग तो इस वर्ड का मतलब होता है कि आप एक्सपेंड तो कर सकते हैं बट एक बाउंडेशन के साथ, और वो बाउंडेशन होती है कि एक्सपेंशन में ये जरूरी है कि आपकी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो जरूर हों। अगर वो जीरो नहीं होंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स जीरो मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का बहुत नेसेसरी पार्ट है कि जब भी ये वर्ड यूज करेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको जीरो को दिखाना ही दिखाना है कि एक रो में 2 जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या एक कॉलम में 2 जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे यहां पर कहें C1 टेंस टू C1 माइनस 3C3, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C3, आप जरा मेरी बात को सोच के देखिए, शायद बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम ऐसा करते हैं C1 में 3C3 और C2 में 2C3 माइनस कर देते हैं, तो ऐसा करने से 1 का 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहां जीरो आ जाएगा, 2 का 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहां जीरो आ जाएगा, मतलब 0 0 1। ये हो गया बेटा आपका, भाई 3 टाइम्स इससे माइनस किया, 2 टाइम्स इससे माइनस किया, ये हो गया, ये आपका 1 बन गया। इसमें बेटा अगर इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 3 जा 9 और 4 में से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। 4 - 9 -5। 2 टाइम्स माइनस करोगे तो 3 - 6 बेटा -3 हो जाएगा, और ये आपका यही का यही रहेगा। इस वाले में बेटा आपने कहा 3 टाइम्स करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 में से 18 माइनस होगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ बेटा इसका आपने कहा 2 टाइम्स करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। नाउ बाहर ऑलरेडी एक्स क्यूब है ही। आपने कहा 2 जीरो बनने से फायदा ये होता है कि अब इसके अबाउट अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चेक करिए बेटा, 8 5 जा 40, 3 3 जा 13 3 जा 39, और बाहर एक्स क्यूब तो है ही बेटा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब। तो इसमें जो बात हमने आपको बताई है कि जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन में 2 जीरो नहीं होंगे और आपके पास इस तरह का कोई पैटर्न होगा, तो आपको अपने दिमाग से करना होता है कि 2 जीरो कैसे बनाया जाए। जब भी कभी विदाउट एक्सपेंडिंग का टर्म आएगा तो विदाउट एक्सपेंडिंग के टर्म्स में 2 जीरो होना कंपलसरी है। अगर 2 जीरो नहीं होते हैं तो 2 जीरो को लाने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टी का और ब्रॉड एप्लीकेशन हम आपके सामने लेके आएंगे। उसमें आपको यह भी सिखाएंगे कि अगर आप सीधे तरीके से 1 1 1 नहीं 2 जीरो नहीं बना पा रहे हो तो उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं ये बेसिक वाला पार्ट था। इनके बेसिस पे बेटा आप शुरुआत के सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनमें प्रूविंग करनी होती है, उन क्वेश्चंस को करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम पहले आपको ट्रिक सिखाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चंस कराएंगे और उसके थ्रू हम अपने आप क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि कितने आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होती है।